सोई हुई प्रिया को अचानक उसकी ननद जगाती है। भाभी जी, देखो ना माँ को क्या हो गया। सुबह तो माँ ठीक थी, पर अचानक से उसे पेट में दर्द होने लगा। प्रिया दौड़ती हुई माँ के पास पहुँची। माँ दर्द से कराह रही है। फिर उसने अपनी ननद निशा से पूछा कि माँ ज़रूर कुछ उटपटांग खाई होगी। तो निशा ने कहा, हाँ माँ कल रात की बची हुई रोटी खाई थी। प्रिया माँ जी को पेन किलर देने के बाद निशा को डांटने लग जाती है। तुम जब जानती हो कि माँ को बासी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो तुम उसे खाने क्यों देती हो। निशा बोली, मैंने माँ को मना किया था, फिर भी माँ नहीं मानी और बोली मेरी बहू इतनी मेहनत से कमाती है तो मैं खाना बर्बाद कैसे होने दूँ। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। आकाश के जाने के बाद प्रिया ने बहुत अच्छे से आकाश की सारी जिम्मेदारी को उठा रही थी, फिर भी कुछ कमी रही जाती थी। प्रिया के घर में उसकी ननद निशा, उसकी सासू माँ और उसका एक देवर शिव रहता था। आकाश के जाने के बाद प्रिया ने उन लोगों को आकाश की कमी महसूस नहीं होने का प्रण किया था। आकाश के जाने के बाद प्रिया बिल्कुल टूट ही गई थी, पर जब उसने रोते हुए माँ जी का चेहरा देखा तो उसे लगा कि आकाश सबको मेरे हवाले ही तो छोड़कर गया है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो सबको हिम्मत कौन देगा। सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा, मेरा घर वीरान बन जाएगा। इसीलिए उसने भी रोना छोड़कर हिम्मत से काम लिया। जीवन साथी का खोना क्या होता है, कोई प्रिया से पूछे। वह आकाश को दिलो जान से चाहती थी। अगर आकाश मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में उसे अपने परिवार का ख्याल रखना नहीं बोला होता तो वह आकाश के साथ इस दुनिया से चली जाती। आकाश के जाने के बाद वह जी तो रही थी, पर उसमें खुशी जरा भी नहीं था। किसी चीज़ की उसे जरा भी इच्छा नहीं था। बस आकाश के भाई और बहन का लाइफ बनाना उसका मकसद बन गया था। प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए आकाश के ऑफिस में इसकी जॉब हो जाती है। आकाश के बॉस बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसीलिए वह आकाश की जगह प्रिया को नौकरी पर रख लेते हैं। प्रिया भी बहुत मेहनत से काम में लग जाती है ताकि उसके पति का नाम खराब ना हो। माँ को पेन किलर और निशा को डांटने के बाद प्रिया जब अपने रूम में जाती है तो उसे आकाश की बहुत याद आने लगती है। वह आकाश के बारे में सोचती है कि उसके फ़ोन में कॉल आता है। यह फ़ोन उसकी बहन की थी। उसकी बहन बोलती है, दीदी मेरा एग्ज़ाम का सेंटर तुम्हारे शहर में है, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तो प्रिया बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है आ जाओ, यह भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आ जाओ। दूसरे दिन प्रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है और निशा को बोलती है कि तू माँ का ध्यान रखना और आज मेरी बहन कविता आने वाली है, शाम तक आ जाएगी। अगर मेरे आने से पहले आ गई तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। पर निशा खुश होने के बजाय कुछ परेशान हो जाती है, पर अपने चेहरे पर खुशी होने का नाटक करते हुए भाभी से कहती है, वाह भाभी, अब तो आपकी बहन के साथ खूब मस्ती करूँगी। प्रिया मुस्कुराकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। प्रिया सोचती है कि उसके बॉस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके बॉस उसके पापा के उम्र के थे, तो प्रिया को बॉस में अपने पापा की छवि नज़र आती थी। प्रिया घर के कामों में और ऑफिस के कामों में उलझ सी गई। उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलने लगा। उसके ऑफिस में अमित नाम का एक लड़का भी था जो प्रिया को काम में काफ़ी हेल्प कराता था, पर प्रिया अपने कामों से काम रखती थी और अमित से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अमित चाहता था कि प्रिया उससे बातें करे, उसके साथ घूमने जाए,
पर शर्मीले स्वभाव के कारण अमित प्रिया को कभी भी बोल नहीं पाया था। उस दिन प्रिया ऑफिस नीले रंग की साड़ी पहन कर गई थी, जो उसे बहुत जच रही थी। जब प्रिया ऑफिस पहुंची तो अमित उसे देखता ही रह गया। जब प्रिया गुड मॉर्निंग बोली तो वह एकदम से सकपका गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। प्रिया उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, और लगती भी क्यों नहीं। प्रिया अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी। न ज़्यादा किसी से बोलती थी, न ज़्यादा हंसती थी, बस गुमसुम सी रहती थी। अमित को लगा प्रिया के अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। वह प्रिया को खुश देखना चाहता था, खुश रखने की कोशिश करना चाहता था। वह उससे कहानी से बिल्कुल अनजान था, पर प्रिया उससे बात ही नहीं करती थी, ना ही उसे अपने इर्द गिर्द जाने देती थी। पर आज लौटते समय हिम्मत करके अमित उससे पूछ ही लेता है कि प्रिया, क्यों तुम मुझसे दूर रहती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? प्रिया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है अमित, तुम बड़ा अच्छे हो, तुम्हें ढेर सारी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा नारी हूँ। यह सुनकर अमित सकपका जाता है, पर प्रिया यह बोलकर ऑफिस से निकलकर घर चली जाती है। अमित के बातों से वह इतना उलझ जाती है कि घर लौटने के बाद सीधे वह अपने रूम में चली जाती है। कविता अपना दीदी को परेशान देखकर पूछती है, दीदी क्या बात है? पहले तो प्रिया नहीं बताती है, पर बार बार पूछने के बाद वह अमित के बारे में कविता को बताती है। कविता मन ही मन अमित से मिलने को सोचती है, पर वह अपनी दी से कुछ नहीं कहती है। प्रिया अपने कमरे में आकाश का फोटो सीने से लगाए रोने लगती है और कहते जाती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कैसे तुम बिन मैं रहूं? कैसे सब संभाले? तभी तेज हवाएं चलने लगती है। खिड़कियों के दरवाजे एक दूसरे से टकराकर आवाज़ करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। प्रिया बालकनी में आ जाती है। तेज बारिश होने लगती है। प्रिया को आकाश के साथ शादी का पहला सावन याद आने लगता है। आकाश से शादी करके प्रिया बहुत खुश थी, होती भी क्यों नहीं। आकाश प्रिया को बहुत प्यार करता था। सावन का पहला दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रिया आकाश से कहती है, देखो ना, आज सावन आया, ना मैं हरी चूड़ियाँ पहनी, ना मैं मेहंदी लगाई, बारिश भी नहीं रुक रही है, मुझे मार्केट जाना है। आज पहला सावन है। सुहागन को हरी चूड़ियाँ पहनने से उसके सुहाग की उम्र लंबी होती है। आकाश सुनकर जोर से हंसा और बोला, क्या प्रिया, तुम भी ऐसी बात मानती हो? प्रिया को अच्छा नहीं लगा और वह आकाश से रूठ गई। आकाश कहता है, अच्छा बाबा, नाराज मत हो और अपनी आंखें बंद करो। जब वह आंखें बंद करती है तो आकाश उसके सामने हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, नेल पॉलिश मतलब श्रृंगार का सारा सामान उसके पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा पहला सावन है तो मैं कैसे अपनी बीवी को गिफ्ट देना भूल सकता हूँ। प्रिया बहुत खुश होती है। आकाश कहता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बना कर भी पिलाता हूँ, तब तक तुम जल्दी से यह सब पहन के आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बीबी हरी साड़ी में कैसी लगती है। प्रिया यह सब सोचते सोचते ना जाने कब बारिश में भीगने चली जाती है। उसे एहसास भी नहीं होता। जब कविता उसे आवाज़ लगाती है तो उसका ध्यान टूटता है और बारिश से ऊपर आती है। कविता समझ जाती है कि दी बहुत परेशान है। वह सोचने लगती है कि दी के लाइफ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो दी। दूसरे दिन कविता एग्ज़ाम देने के लिए जाती है और वह एग्ज़ाम देने के बाद अमित से मिलती है। अमित से कहती है कि वह उसकी दी को क्यों परेशान कर रहा है। अमित कहता है
कि मुझे प्रिया अच्छी लगती है, पर मैं नहीं जानता था कि प्रिया एक विधवा नारी है। कविता अमित की पूरी बात सुने बिना ही कहती है, मेरी दी विधवा है तो क्या हुआ, उसे दोबारा जीने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे घटिया लड़के की सोच की वजह से ही हमारा समाज पुरानी दकियानूसी बातें ही मानते रहता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता हमारा समाज। अगर मेरी दी विधवा नहीं होती तो तुम दी से करते न प्यार। अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो तुम पीछे हट रहे हो। बीच में रोकते हुए अमित कहता है, अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं प्रिया से शादी के लिए तैयार हूँ, पर प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती है। इतना कुछ सुनाने से पहले क्या तूने अपनी दी से पूछने की कोशिश की? कविता, तुम्हारे दिल में दी के प्यार की घंटी बज गई ना, तो दी के दिल में भी तुम्हारे प्यार की घंटी मैं बजा के ही रहूँगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। घर में 2-3 दिन रहने के बाद कविता को पता चल जाता है कि उसकी सास, ननद और देवर प्रिया से झूठा प्यार करते हैं। उसके साथ इसीलिए सहानुभूति दिखाते हैं कि एक प्रिया ही है जो उसका ख्याल रख सकते हैं और पैसों की कमी भी नहीं होने देगी। कविता अपने दी को घर वाले की असलियत बताने की कोशिश करती है और अमित शादी करने के लिए भी बताती है, पर प्रिया सुनने को तैयार ही नहीं होती है। कविता सोचती है कि दी को कैसे मनाएं, उसकी दी कभी नहीं मानेगी अमित से शादी करने के लिए, क्योंकि दी आकाश के परिवार को अपना परिवार समझती है। वह कभी भी नहीं छोड़ेगी अपने इस फैमिली को। इसी उधेड़ बुन में ना जाने उसे कब नींद आ जाती है। काफ़ी लेट सोने की वजह से प्रिया के जागने पर कविता जागती है। प्रिया बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज बहुत लेट कर दी जागने में तुम। कविता बोली, हाँ दी, मैं ठीक हूँ। रात में लेट सोई तो उठने में देर हो गई। अच्छा छोड़ो ना दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रिया बोली, हाँ बोलो प्लीज़, आप बुरा मत मानिएगा, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। प्रिया बोली, पूछेगी कि पहले पहेली बुझाएगी? डांटना मत दी, मैं तो बस ऐसे ही। आपको अमित कैसा लगता है? प्रिया बोली, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी हेल्प भी बहुत करता है, नेचर का भी सॉफ्ट दिल वाला है, ऑफिस में सब की हेल्प करता है, हेल्पफुल टाइप का है। कविता मुस्कुराते हुए, दी मैं पूछी कैसा लगता है, तुम तो उस पर निबंध ही लिखने लगी। प्रिया बोली, मारूंगी तुमको, तंग करती हो। मुझे बोलकर वह भी मुस्कुरा दी। अपनी दी को इतने दिन बाद मुस्कुराते देखकर कविता को बहुत अच्छा लगा। कविता मन ही मन सोचती है कि दी के घर वालों के बारे में भी दी से बात करेगी, पर अभी नहीं, कुछ सबूत मिल जाएंगे ताकि वह मेरी बातों पर भरोसा करे। प्रिया सबको नाश्ता कराकर निशा को माँ के बारे में समझाकर ऑफिस के लिए निकलती है। तभी वहाँ बाइक से अमित आ जाता है। अमित को अचानक देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वह एरिया तो अमित का था नहीं। उसे पूछती है, अरे आप यहाँ? अमित बोला, हाँ, इधर कुछ काम था तो मैं इधर आया हुआ था, पर आप इधर? प्रिया बोली, हाँ, मेरा घर इधर ही है, यहीं उस तरफ है, तो घर पर नहीं बुलाएंगे? देखा तो दो, आपके घर में कौन कौन है? आपकी माँ जी से मिल भी लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। प्रिया बोली। प्रिया उसे घर ले जाती है, सबसे मिलवाती है। कविता अब तक चाय बना कर ले आती है, क्योंकि निशा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई होती है। पर अमित का घर आना सासू माँ को अच्छा नहीं लगता है। यह बात प्रिया नोटिस कर लेती है, पर अमित सबसे अच्छे से मिलता है। वह माँ जी को प्रणाम करते हुए कहता है कि आंटी जी, ना जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की छवि नज़र आती है। बचपन से अनाथ हूँ, जब आपको देखा तो माँ याद आ गई। प्रिया की सास को ज़्यादा खुशी नहीं हुई। यह देखकर प्रिया ज़्यादा देर अमित को अपने घर में रखना नहीं चाही और ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाएगा कहकर अमित को चलने के लिए बोली।
घर से निकलने के बाद प्रिया पैदल चलकर जाने लगी तो अमित कहता है कि मैडम जी, अब इतना अजनबी कर दिए कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलोगी। ऐसी बात नहीं है अमित, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे लोगों का क्या, उनका काम है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। ऐसे भी लेट तो हो गई ज़्यादा आपकी, बस भी निकल गई, दूसरे बस के लिए वेट करना होगा, ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगी। और पता है ना, सर जल्दी आने को कहे थे, इसीलिए आपके पास मेरे साथ बाइक से चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यह कहकर अमित बाइक रोक देता है और प्रिया को मजबूरी बस बैठना पड़ता है। यह कहकर आजू बाजू वाले लोग प्रिया को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि प्रिया कोई क्रिमिनल हो और किसी का कत्ल करके जा रही हो। उसके उदास फेस को अमित मिरर में देख लेता है तो उसे हंसाने के लिए एक जोक सुनाता है। एक बार जब किसी सेठ के घर चोरी करने जाता है, वहाँ वह तिजोरी खोलने लगता है, पर तिजोरी खोलने में वह परेशान हो जाता है, पर तिजोरी नहीं खुलता है। शोर सुनकर सेठ उठ जाता है। सेठ को बोलता है कि तिजोरी का पासवर्ड बता, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। सेठ कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हें पासवर्ड देने के लिए ही जगा हूँ। यह सुनकर चोर खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो। चोर जैसे ही तिजोरी का पासवर्ड दबाता है, चोरी का सामान निकालते निकालते पुलिस आ जाती है। पुलिस को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सेठ कहता है, इस तिजोरी का पासवर्ड लगते ही पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस थोड़ी देर में पहुंचकर चोर को पकड़ लेता है। चोर जाते जाते सेठ से कहता है, आज तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया, ऐसी कोई चोर पकड़वाता है क्या। यह सुनकर प्रिया खिलखिला उठती है। प्रिया को खुश देखकर अमित खुश हो जाता है। तब तक वह दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस दोनों के साथ में आते देखकर वहाँ के स्टाफ और उसके सहकर्मी को आज गॉसिप मिल गया था। यह सब भी तरह तरह की बातें करने लग गए थे। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि पति के गुजरे 2 साल भी नहीं हुए, अपना रंग दिखाने लग गई। कोई कहता है, पता नहीं अमित जैसा स्मार्ट लड़का को इसमें क्या दिखता है जो इसके साथ। कोई कहता, अरे नहीं, यही कोई जादू की होगी, देखने में तो सीधी साधी लगती है पर अंदर से बहुत चालाक है, तभी तो अमित को फंसा ली। प्रिया को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलती है, बस सुन लेती है और मन में सोचती है कि अमित से दूर रहेगी। अमित कविता को वापस वाली बात फ़ोन करके बता देता है। कविता अपने दी को फ़ोन करती है। प्रिया घर के बारे में पूछकर अपने को बिजी बताकर फ़ोन कट कर देती है। अमित अपने काम में लग जाता है ताकि प्रिया को ना लगे कि यह इसके पीछे पड़ा है, पर अंदर से उसे प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह प्रिया के साथ रहना चाहता था। जो ऐसी वैसी बातें प्रिया के बारे में बोल रहे थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाह रहा था कि इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप इसको ऐसा सुना रहे हैं। प्रिया को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है क्या? पर वह मजबूर था। अगर वह ऐसा करता तो प्रिया और दूर हो जाती। प्रिया को वह खोना नहीं, पाना चाहता था। वह जान गया था कि उसकी प्रेम कहानी आसान नहीं है। उसे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर कर ही प्रिया को पाना होगा। लंच ब्रेक में अमित मोबाइल में दीप्ति का फ़ोटो सबको दिखाते हुए कहता है, अरे देखो, हमारी दीप्ति तो कपड़ों के जैसे बॉयफ्रेंड बदलती है, इसीलिए शायद सबको अपने जैसा समझती है। दीप्ति बोली, अमित, यह क्या मजाक है? मेरा फ़ोटो तुम सबको दिखाकर मुझे यूँ सरेआम नीचा नहीं दिखा सकते हो। यह मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ। तुम बोलने वाले होते कौन हो? अमित, एग्जैक्टली, मैं कोई नहीं होता दीप्ति, पर जैसे यह तुम्हारी ज़िंदगी है वैसे ही सबकी लाइफ होती है। तुमको भी हक नहीं होता
किसी के लाइफ में कुछ बोलने का। प्रिया कुछ नहीं बोलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग उसे कुछ भी सुनाते रहो। और तुम लोग पढ़े लिखे हो, कोई भी ऐसी भद्दा कमेंट करते हो, अच्छा नहीं लगता है यार। प्रिया को भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने की, अपने अनुसार चलने की। तुम लोग सपोर्ट करने की बजाय उसका अपोजिट कर रहे हो। एक दोस्त ऐसे होते हैं क्या? अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो इंसान को अकेले रहने में ही भलाई है। यह सब बातें सुनकर दीप्ति को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अमित से माफ़ी मांगने लगती है। अमित कहता है, माफ़ी प्रिया से मांगो। ऑफिस में दीप्ति सबके सामने प्रिया से माफ़ी मांगती है और सबको कहती है, आज से प्रिया हम लोगों की दोस्त है। प्रिया भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वह समझ जाती है कि यह अमित की वजह से ही हुआ है, पर वह अमित को कुछ नहीं कहती है। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद जब प्रिया ऑफिस से निकलती है तो अमित उसे बाइक पर बैठने कहता है, पर वह इनकार कर आगे बढ़ने लगती है। अमित उसके पीछे पीछे जाता है। प्रिया बोली, ये क्या कर रहे हो अमित आप? अमित बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। प्रिया बोली, सब देख रहे हैं अमित। अमित बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पड़ता है अमित। अमित बोला, तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूँ? प्रिया गुस्से से, अच्छा अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? अमित बोला, हाँ करूँगा, जब तक तू मेरी दोस्त नहीं बन जाती। यह सुनकर प्रिया मुस्कुराकर उसके बाइक पर बैठ जाती है। अमित उसे पार्क में एक शांत सी जगह ले जाता है। प्रिया को जगह बहुत पसंद आती है। वही तालाब किनारे बैठकर दोनों बात करने लगते हैं। प्रिया अमित से कहती है कि तुम आज अपने बारे में बताओ कुछ। क्या बताऊं अपने बारे में? कभी माँ पापा का चेहरा देखा नहीं। अनाथालय मेरा घर है, वहाँ के लोग मेरे सगे साथी। पढ़ने में तेज था, वहाँ के बाबा पढ़ने बाहर भेज दी। फिर तुमसे मुलाकात, आगे अब यही सोच कर रखे हैं कि अनाथालय के लिए कुछ कर सकूं। यह तो हुई मेरी बात, और तुम बताओ तुम अपने बारे में। अमित ने कहा। प्रिया अमित को कहने अपने बारे में कुछ कहने वाली होती है कि घर से उसकी बहन कविता का फ़ोन आता है। दी प्लीज़ घर जल्दी आ जाओ। पूछती है कि क्या हुआ? बोलती है घर आने के बाद ही बताऊंगी। अमित उसे बोलता है कि घर तक छोड़ देता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा, इससे तुम जल्दी पहुँच जाओगी। बस के चक्कर में तुम्हें लेट हो जाएगा। प्रिया हाँ जवाब देती है। घर पहुँचने के बाद कविता उसे चिट्ठी देती है। यह चिट्ठी उसके देवर शिव ने लिखा था। वह प्रिया के सारे जेवर और घर जो माँ के नाम से था, चुपके से अपने नाम करवाकर वह घर छोड़कर चला गया था। चिट्ठी पढ़कर प्रिया को बहुत दुख होता है कि आकाश का एक सपना पूरा करने में वह असफल रही। वह चाहती थी शिव को अच्छा जॉब मिले, वह अच्छे से रहे। अब पता नहीं वह कहाँ है, किसी अच्छे इंसान के संपर्क में है या बुरे इंसान के संपर्क में। यही सब सोच के उसके आंसू निकल आते हैं। कविता बोलती है कि दी उसके लिए क्या रोना, जो तेरे बारे में, घर के बारे में बिना सोचे, बिना परवाह किए सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। जीजू के जाने के बाद उसे घर का सहारा बनना चाहिए था, पर नहीं, वह सिर्फ अपने बारे में सोचा और ऐसी गंदी हरकत करके घर से चला गया। इधर माँ का भी हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि माँ को भी नहीं लगता है कि शिव ऐसी हरकत करेगा। उसे लगा था निशा और मेरे बारे में तो ज़रूर सोचेगा। दुख के बादल इतना सही नहीं था, अभी बहुत कुछ देखना था। दरवाजे पर डोर बेल बजती है। निशा दरवाज़ा खोलती है, तभी एक अजनबी इंसान घर में प्रवेश करते हैं और अपना नाम मिस्टर गुप्ता बताते हैं। उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स था। निशा पूछती है कि जी आप कौन हैं? वह घर का पेपर दिखाकर कहते हैं कि शिव ने यह घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। यह सुनकर माँ को चक्कर आ जाता है और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। तभी प्रिया ज़ोर से चिल्लाती है, माँ को संभालते हुए जल्दी से बेड पर सुलाती है और एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। तब तक निशा
उस सज्जन से कहती है कि प्लीज़ हम लोग को कुछ दिन की मोहलत दीजिए, फिर हम लोग यह घर खाली कर देंगे। अभी जो हुआ आपने तो देख ही लिया। इस हालत में माँ जी को कहीं दूसरी जगह ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बस कुछ दिन इस घर में रहने की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। अजनबी उसे 10 दिन की मोहलत इस घर में गुजारने की दे देते हैं और कहते हैं कि उसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना होगा। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। प्रिया और निशा माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखने के बाद कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं या चाहे तो इन्हें आज रात भी इसी अस्पताल में रख सकते हैं। प्रिया ने अस्पताल में रखना ही सही समझा, क्योंकि रात में इनको कुछ हो जाता तो संभाल नहीं पाती। वह वहाँ रुककर निशा को घर भेज दी और अच्छे से समझा दी कि घर को अच्छे से लॉक करके सोना। सुबह माँ को लेकर घर आएंगे। निशा के भेजने के बाद वह माँ के पास बैठकर सोचने लगती है, अब कैसे सब कुछ अकेले करूँगी। उसे घर भी ढूंढना होगा, माँ का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सोच ही रही होती है, तभी अमित की आवाज़ उसके कानों में आती है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि अमित यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे बताया नहीं। फिर भी वह दौड़ के बाहर देखने जाती है। यह क्या अमित नर्स से माँ के बारे में पूछते दिखता है। प्रिया अमित को अचानक देखकर खुश हो जाती है। उसे अच्छा लगने लगता है, फिर भी अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहती है, किसने बताया मैं यहाँ हूँ? जब जान गए तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की? अस्पताल में ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है, तुम्हें नहीं पता? नहीं क्या फलाना ढिमका प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। अमित बोला, बस करो मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ वापस। और वह जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी प्रिया बोली, आए हो तो माँ से बिना मिले जाओगे? अमित तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही, अरे कौन जा रहा है, मैं तो देख रहा था, तुम क्या कहती हो? यह बोलकर वह मुस्कुराने लगता है और प्रिया भी मुस्कुराने लगती है। माँ से मिलने के बाद वह कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। प्रिया को लगता है कि वह चला गया, फिर सोचती है कि बिना बताए तो नहीं जा सकता। कुछ फिर शैतानी सोच रहा होगा उसके मन में। यह भी ना हॉस्पिटल में भी शांति से नहीं रह सकता। फिर वह माँ के पास बैठकर माँ का सर दबाने लगती है और माँ से बातें करने लगती है। उसकी सास सोचने लगती है कि प्रिया के बारे में मैं गलत सोच रही थी। यह तो अपने से ज़्यादा हम लोगों की चिंता करती है। और वह प्रिया से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं तुम्हें गलत समझा। प्रिया, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। आकाश के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरे पर है और इसे हर हाल में पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। माँ माफ़ी नहीं मांगती है, अपने बच्चों से आशीर्वाद देती है। तभी अमित प्रिया के लिए खाना और माँ जी के लिए कुछ फल लेकर आता है। उसे पता था कि प्रिया कुछ नहीं खाई होगी। प्रिया फ्रेश होने चली जाती है और अमित माँ जी को सेब काट कर खिलाने लगता है। तभी नर्स कमरे में आती है और माँ जी से कहती है कि माँ जी, आप बहुत लकी हैं जो आपका बेटा और बहू आपका इतना ख्याल रखते हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाती हैं। तब तक प्रिया आ जाती है। अमित खाना निकाल कर उसे देने लगता है। प्रिया कहती है, मैं कर लूँगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कर लोगी, पर कितना खाओगी यह भी मुझे पता है। दिन भर भागा दौड़ी में तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसीलिए प्लेट में जितना मैं निकाल कर दूंगा तुम सारा खाना खाओगी। थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में अमित ने कहा। प्रिया बस उसे एक टक देखे जा रही थी। अमित का यह अंदाज उसे बहुत पसंद आया। उसके दिल में अपने लिए चिंता देखकर बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद प्रिया बोली, अमित, अब तुम घर चले जाओ, तुम क्यों हम लोगों के लिए परेशान होगा। अमित कहाँ जाने वाला था, उसे तो प्रिया के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोला, जैसे तुम रहोगी वैसे ही मैं भी रह जाऊंगा।
तुम अकेले कैसे संभालोगी? अगर रात में माँ जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम अकेले कहाँ कहाँ भागोगी? इसीलिए मुझे भी रुकने दो। फिर दोबारा प्रिया मना नहीं कर पाई। सुबह अमित चाय लेने बाहर जाने लगता है तो प्रिया भी उसके साथ जाने लगती है। सीढ़ी पर उतरते टाइम प्रिया की चुन्नी सैंडल में फंस जाता है। अभी वह गिरने ही वाली थी कि अमित उसे बचा लेता है। अमित की बाहों में प्रिया डर से प्रिया की आंखें बंद, पर वह एकटक देखे जा रहा था। अमित के दिल में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। दिल यह तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता नहीं, तू ज़रूरी सा है, अब तो हर हाल में इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। तभी एक छोटी सी बच्ची ने कहा, वाह अंकल, आप तो हीरो के जैसे आंटी को गिरने से बचा लिया। बच्चे की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवा का चलना, प्रिया को अपने खुले जुल्फे संवारना अमित को देखकर अच्छा लग रहा था। वह दोनों चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। प्रिया के हाथ में बिस्किट, दूसरे में चाय का गिलास रहता है, जिसकी वजह से वह अपने चेहरे पर आए जुल्फे को हटा नहीं पा रही थी। तभी अमित अपने हाथों से उसके बालों को संवार देता है। चाय वाले भी देखकर बिना बोले रह नहीं पाता और कह ही डालता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों पर। प्रिया कुछ नहीं कहती, उठकर माँ के लिए चाय लेकर ऊपर जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि यह गलत हो रहा है। मैं अमित के साथ ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। क्या हुआ, वह इस दुनिया में नहीं है, उसकी यादों के सहारे मैं पूरी ज़िंदगी बिता लूँगी। यह सब सोचते वह माँ के कमरे तक पहुँच जाती है और उनका घर ले जाने के लिए रेडी करती है। इतने में नीचे से अमित आ जाता है और कहता है, मैंने सारा बिल पे कर दिया है, अब चलो माँ जी को घर ले चलते हैं। प्रिया का जोर का गुस्सा आया। वह बोलती है कि अब बस कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ यह सब। आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो बिल चुकाया है लीजिए वह पैसे, मुझे आपका एहसान की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल के स्टाफ और माँ भी आश्चर्य से प्रिया को देखने लग जाती है कि प्रिया ऐसे अमित से क्यों बात कर रही है। अमित कहता है कि एक दोस्त के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं एक दोस्त की हेल्प करूं। मैं सेल्फिश नहीं हूं जो तुम्हें अकेले सब कुछ करने छोड़ दूं। मुझे आपकी हेल्प की। प्रिया के बात पूरी करने से पहले ही उसकी सास कहती है, घर जाकर बात करें, यहाँ सब देख रहे हैं। बच्चे की तरह तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो, मेरा इलाज करवाने आए हो या लड़ने? प्रिया चुप हो जाती है। अमित माँ जी को पकड़कर नीचे उतारने लगता है और सामान लेकर प्रिया नीचे आने लगती है। घर पहुंचकर अमित प्रिया के सास से कहता है कि माँ जी, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने परिवार की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। अमित बोलते बोलते रुआंसा हो जाता है। मैं आप लोगों को अपनाकर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं आकाश की जगह कभी नहीं ले पाऊँगा, पर मैं उसकी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रिया का हाथ अपने हाथों में मांगना चाहता हूँ। उसकी सास कहती है, मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि प्रिया का दोबारा घर बस जाएगा, मुझे तुम जैसा बेटा का भी साथ मिल जाएगा। पर मैं अपना निर्णय सुनाने से पहले प्रिया की अनुमति लेना चाहूँगी। अगर प्रिया इस रिश्ते से खुश है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तभी प्रिया कहती है कि मुझे इस रिश्ते से एतराज़ है, मैं जैसी हूँ इस हाल में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कविता भी उसे समझाती है पर वह सुनने को तैयार नहीं होती है। तभी अमित कहता है कि आखिर वजह क्या है तुम्हारे ऐतराज़ का? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है अमित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर हमारा समाज हम दोनों के प्यार को गलत नज़रों से देखेगा।
तो मैं जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेगी। तुम एक विधवा से शादी किए हो। अगर कोई लड़का लड़की प्यार करके शादी कर लेता है तो समाज उसे ताने देने से नहीं थकता। फिर हमारी बात तो बिल्कुल अलग है। एक विधवा को प्यार करने का इजाज़त नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है और आकाश की यादें हैं। बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आकाश की यादों के साथ मुझे खुश होकर आकाश की यादों के साथ ही जीना है। इससे ज़्यादा खुशियों की हकदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि आकाश के जाने रूठ गई। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और तुम मुझे भूल जाओ। मैं कल ही सब कुछ लेकर इस शहर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब घर तो बचा ही नहीं जो मैं इस घर में रह सकूँ। अब अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ से दूसरे शहर चली जाऊँ और तुम भी ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़ सको। हाँ, अगर कभी इस दोस्त की याद आए तो मिलने आ जाना। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि अमित से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। अमित भी रोते हुए उसके घर से निकल जाता है। प्रिया की बातें उसे याद आने लगती है। वह प्रिया से बहुत प्यार करने लगता है। प्रिया से दूर होना उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता, पर करे तो क्या करे, ज़बरदस्ती भी शादी नहीं कर सकता। उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे कविता फ़ोन करती है और कहती है कि सच में आप दी से शादी करना चाहते हैं। अमित बोला, अभी भी तुम्हें शक है? मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कविता बोली, पर दीदी समझे तब ना। मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे तो मैं तुम्हें कॉल किया। ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन प्रिया जब ऑफिस जाती है तो वह बॉस को अपने रिज़ाइन के बारे में बताती है। बॉस जब कारण पूछते हैं तो उसे बताना पड़ता है अपने देवर के बारे में कि कैसे वह धोखे से घर बेच देता है और उसे घर में रहने की बस कुछ दिनों की मोहलत मिली है। बॉस बोले, तुम दूसरे शहर में कैसे मैनेज करोगी? सब कुछ कंपनी की तरफ से स्टाफ क्वार्टर मिलता है, तुम और तुम्हारा फैमिली आराम से वहीं रहो। अमित को भी कंपनी दूसरे टाउन भेज रही है। तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी तुरंत सब हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। प्रिया आश्चर्य से, अमित दूसरे टाउन जा रहा है? हाँ, 3-4 दिनों में वह इस कंपनी के दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। जो वहाँ था उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो किसी भरोसेमंद इंसान को वहाँ भेजना था। तो अमित से ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है, तो उसे ही जाना पड़ेगा। बॉस की पूरी बात सुने बिना प्रिया केबिन से निकलकर अमित से मिलने जाती है। तब तक अमित वहाँ से निकल गया होता है। अमित को फ़ोन लगाती है, फ़ोन भी नहीं लगता। घर आने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे अमित से बात करनी थी पर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। उसे बहुत रोना भी आता है, पर क्या करे। अमित को फ़ोन लगाते लगाते बिना कुछ खाए पिए वह रूम बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वह घर से निकल जाती है और सोचती है पहले वह अमित से मिलेगी तभी ऑफिस जाएगी। अमित के घर पर अमित उसे नहीं मिलता है। कॉल लगाती है, कॉल भी नहीं लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अमित गया तो कहाँ गया। कॉल भी नहीं लग रहा है। दीप्ति से पूछती है। दीप्ति भी कहती है कि मुझे नहीं पता, कल ऑफिस से निकलने के बाद हमसे बात नहीं हुई है, आज ऑफिस भी नहीं आया है। उसे बहुत चिंता होने लगती है। अमित की ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। घर आने के बाद फिर कॉल करती है, फिर नॉट रीचेबल को परेशान होकर घर में ढूंढने निकल जाती है। सारी वह जगह जहां वह अमित के साथ गई थी, पर वह कहीं नहीं मिला। बॉस को फ़ोन करती है। हाँ प्रिया, बोलो। सर, आपसे अमित की बात हुई है? कल से ट्राई कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा है। बॉस बोले, नहीं प्रिया, मुझसे बात नहीं हुई है अमित की। अब तो प्रिया को बहुत टेंशन होने लगती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ऐसे अमित को मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वह प्यार करता था मुझसे। यह सब सोचकर वह रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है, आई लव यू अमित, कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर अमित रहता तब ना आता। अमित वापस नहीं आता है। प्रिया ढूंढ ढूंढ कर थक के घर वापस आ जाती है।
वह रात भर रोते रहती है और अमित की सलामती की दुआ मांगते रहती है। दूसरे दिन तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वह ऑफिस नहीं जाती है। कविता, निशा और माँ की तीनों मंदिर जाने के लिए प्रिया को कहती है, पर तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जाने से इनकार कर देती है। कुछ घंटे के बाद निशा का फ़ोन आता है कि भाभी जल्दी मंदिर आ जाओ, अमित भैया का पता चल चुका है कि वह कहाँ है। प्रिया बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ती हुई मंदिर पहुंचती है। वहां का सीन देखकर वह दंग रह जाती है। अमित मंदिर में किसी और से शादी कर रहा होता है। प्रिया को बहुत जोर का गुस्सा आता है। दौड़कर अमित के पास जाती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। कहती है, मैं 2 दिनों से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रहे हो। 2 दिनों से फ़ोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचे तुम कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, भगवान से सलामती की दुआ करती रही, और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। अमित, तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। प्रिया बोले जा रही थी और बच्चों के जैसे रोए जा रही थी। यह सभी इमोशनल दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गया। प्रिया की आंखों में अमित के लिए प्यार साफ दिख रहा था। अमित प्रिया को चुप करने की कोशिश कर रहा था, पर वह चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तब अमित उसके मुंह बंद करके कहता है कि चुप, एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं क्या करता? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया यह कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी में सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरा तो देखो कि यह कौन है। प्रिया घूंघट उठाकर देखती है तो उस घूंघट के अंदर बॉस दिखाई पड़ते हैं। ओहो, तो यह सब नाटक था। आप सब मिलकर यह प्लान किया और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तभी कविता बोलती है कि जी दीदी, यह सब नाटक था और यह मेरा प्लान था। मैंने और अमित ने मिलकर यह प्लान बनाए और सबको प्लान में इन्वॉल्व किया। अच्छा है, अब आप दोनों शादी करें, मैं तो चलती हूँ। दुल्हन की तरफ इशारा करके बोली, इसीलिए लड़की मोटी दिख रही थी। हंसते हुए प्रिया बोली। तभी दीप्ति कहती है, अमित छोड़ो ना, अगर प्रिया शादी नहीं करेगी तो मुझसे ही शादी कर लो। यह कहकर दीप्ति अमित के पास आने ही वाली होती है कि प्रिया उसे धक्का देते हुए, खबरदार कोई अमित के पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, यह सिर्फ मेरा। फिर सारे लोग ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। कविता अपनी बहन को दुल्हन की तरह तैयार करके लाती है। अमित उसे देखते ही रह जाता है। आज सच में प्रिया बहुत सुंदर लग रही होती है। प्रिया भी खुश होती है क्योंकि खुशियाँ दोबारा उसके झोली में आ रहा था, वह भी अमित के रूप में। पर बात तो यह है कि हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद।